हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स में पढ़ा रहे थे आपको दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या पढ़ा रहे थे? दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो ये 10th की क्लास है, फिजिक्स की भौतिक विज्ञान की क्लास है, साइंस में। आज तारीख भी 10 है, क्लास भी 10 की चल रही है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान की हमने आपको अवतल दर्पण के बारे में सिखाया था कि अवतल दर्पण प्यारे बच्चों ऐसा दर्पण होता है जिसके ऊपरी विभाग पर पालिश कर दी जाती है, जबकि दबा हुआ भाग क्या बन जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। ऐसे दर्पण बोलते हैं प्यारे बच्चों, ने बताया था अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बना है और ये दर्पण का क्या है? ध्रुव है। और ये क्या है? फोकस है। और ये क्या है? फोकस का दुगना वक्रता केंद्र है। और ये क्या है? मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गया। और ये हमारा क्या हुआ? वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। और ये क्या है? फोकस है। ये वक्रता केंद्र से और ये दूरी जो है ध्रुव तक की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्रुव से फोकस तक की दूरी है, इसे स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की। तो दर्पण में हम पढ़ेंगे परिभाषाएं जैसे ध्रुव कि ध्रुव क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, द्वारक। द्वारक क्या होते हैं? नंबर 3, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? रेडियस सेंटर, वक्रता केंद्र। नंबर 4, फोकस क्या होता है? नंबर 5, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहीं भी लिखते हैं, चलो यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है। फिर वक्र फोकस दूरी क्या होती है? फोकस डिस्टेंस, फोकस दूरी। फिर वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र था वो वक्रता त्रिज्या। तो ये सब चीजें थी, हमने इन सब चीजों के बारे में बताया था। एक एक करके आपको परिभाषाओं के बारे में सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुव क्या होता है? हमने बताया था ये दर्पण है, तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, क्या? दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इसी को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, पोल बोलते हैं। क्या? पोल। इसीलिए हम इसको पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से। फिर हमने बताया कि जो दर्पण के दोनों किनारे होते हैं, ये और ये, दर्पण के दोनों किनारों को क्या कहते हैं? दर्पण के द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण के द्वारक कहते हैं। फिर ऐसे द्वारक की परिभाषा की बात हमने बता दी, तो दर्पण के दोनों किनारों को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उससे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पोल। फिर वक्रता केंद्र क्या होता है? रेडियस सेंटर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है दर्पण जिस खोखले गोले, ऐसे रेडियस सेंटर। वक्रता केंद्र कहेंगे दर्पण जिस खोखले गोले का, दर्पण बताया था किसी खोखले गोले का कटा भाग होता है, ठीक, उसी का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसी को हम बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। तो
परिभाषा यहाँ से कैसे देंगे, कहेंगे दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तुमने क्या बताया कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, फोकस किसे कहते हैं, कहेंगे दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है और दर्पण का जो ध्रुव होता है, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। ठीक, फोकस की बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। क्या होता है, कहेंगे जो दर्पण का पोल होता है ध्रुव, उससे होकर जाने वाली सीधी रेखा को, स्ट्रेट लाइन, ठीक, सीधी रेखा ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो बस समझ में आ गई होगी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। फिर फोकस दूरी की बात कर रहे थे, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण इसे कैसे से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ। ठीक, तो ऐसे। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये ध्रुव है, पोल से सी तक की दूरी, बी से सी तक की जो दूरी है बीच की, इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से ध्यान रखना, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर r/2। मतलब ऐसे समझ रहे होंगे, वक्रता त्रिज्या की आधी, कौन, फोकस। ठीक, फोकस दूरी ये करना पड़ता है, हमको करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक, जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो बात समझ आएगा। अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या 2f, मतलब ऐसे r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। ये इधर जाएगा, काय में जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। मतलब ऐसे, तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि फोकस दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दोगुनी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो 2 गुणे f ऐसे, तो क्या होता है, r। तो बात समझ में आ गई होगी। समझे, फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको हमने बता दिया और अपनी कॉपी पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखो, समझो। अब नेक्स्ट क्लास में आपको केमिस्ट्री फिर से पढ़ने को मिलेगी। आगे हम चर्चा करते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। देखो, प्रतिबिंब को कहते क्या है इंग्लिश में, इमेज। आपने कभी फोन की गैलरी खोलना तो उसमें लिख के आता था पहले इमेजेस। क्या आता था, इमेजेस। फोल्डर होता था, उसमें लिखा होता था इमेजेस। ठीक, तो इमेजेस का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। ठीक, जैसे क्या करते हैं, फोन से आप जब फोटो को खींचते हैं तो उससे जो हो जाती है उन्हीं को कहते हैं इमेज, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, क्या होते हैं प्रतिबिंब, कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों समझेंगे, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को, क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, दर्पण के ठीक सामने रखते हैं। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के ठीक सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति जो होती है, छवि, उस वस्तु की आकृति छवि जो होती है वो क्या होती है, उसमें छप जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के ठीक सामने रखते हैं तो उस वस्तु की जो आकृति होती है वो उस पर बन जाती है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, जैसे हम जब दर्पण के ठीक सामने खड़े होते हैं क्या होता है, हमारी जो ऐसे फेस होता है उस पर क्या होता है, बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, इमेज टाइप एंड इमेज कितने होते हैं, 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब।
तुमने क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब होता है और आभासी, रियल एंड रियली प्रतिबिंब इमेजेस, ठीक, और रियल इमेजेस, ठीक, अनरियली या अनरियल कह सकते हैं इमेज और रियल इमेज, ठीक, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, ठीक। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक का मतलब जो वास्तव में हो, ठीक, आभासी का मतलब जो प्रतीत हो, जिनकी इमेज दी है, कल्पना की जाए, ठीक, प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं। तो कैसे कहेंगे, परिभाषा क्या होती है? आप वास्तविक प्रतिबिंब की समझें और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। आपको हम प्रतिबिंब बना के भी दिखाएंगे दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा दिखाएंगे, उत्तल दर्पण द्वारा सिखाएंगे आपको, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ये कहेंगे, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के ठीक सामने रखते हैं, अभी बना के भी दिखाएंगे, जब हम वस्तु को किसी दर्पण के ठीक सामने रखते हैं तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या हमने बताया, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किससे? दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, देखो, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिली, कैसे? वास्तविक रूप में, वास्तविक रूप में मिलती है या कह सकते हैं, और वास्तविक रूप में किसमें मिलती हैं बच्चों? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण, ठीक, ठीक। और या जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, और प्रतीत किसमें होती है? उत्तल दर्पण में, ठीक। तो प्रतीत हो तो समझ लेना आभासी प्रतिबिंब, और जब वास्तविक रूप में मिले तो समझ लेना वो कौन सा प्रतिबिंब बनाएंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? वास्तविक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक दूसरे को कहीं पर काटती है, अभी दिखाएंगे आपको, ठीक, ऐसे। तो जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती है तो वहीं पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो हमने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होता है कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? वास्तविक रूप में मिलती हैं, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कैसा प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक, क्या होती है? दर्पण की ओर, ठीक, सॉरी, दर्पण की ओर नहीं, जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है। कैसी? आती है। ऐसा लगेगा कि किरणें आ रही हैं, तो जब आती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कैसे कहते हैं? आभासी, अनरियल इमेजेस कहते हैं। तो बात समझ आ गई, ठीक। तो अभी हम तुमको बताएंगे कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, ठीक। तो ये थी आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब की बात। तो बात समझ आए? तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के सामान्य नियम। दर्पण द्वारा पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के सामान्य नियम। देखो, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, कैसे नियम? तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है। कौन कौन से? समझे। तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है प्यारे बच्चों? 3 नियम है। कितने? 3। कैसे कैसे हम कैसे बनाएंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ठीक, समझे, देखो, सीखिए, सीखते हैं। पहला नियम यह है कि क्या है प्रतिबिंब बनाने का नियम? ये हमारा फूल,
प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है? ठीक, ये हो गया M1 और ये क्या हो गया M2। ये दर्पण के द्वारा समझना, ये दर्पण का क्या होता है? फोकस होता है। और ये क्या होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ठीक, तो पहला नियम मेरे प्यारे बच्चों ये है कि क्या बताएंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, क्या हमने बताया? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण। मान लो कोई वस्तु रखी है, ये रखी है, ये वस्तु रखी है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण चली वस्तु से, या ऑब्जेक्ट है, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओ से इसलिए दिखाते हैं। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? दर्पण से टकराएगी, परावर्तित होगी, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। कहाँ से? फोकस से। तो हमने क्या समझ में आ गया कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से, दर्पण के फोकस से होकर जाती है। और कहेंगे जो प्रकाश की किरण, नंबर 2, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है? दर्पण के फोकस से होकर जाती है। कहां से? फोकस से। नंबर 2, जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है, यह था वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और अगर वस्तु की प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है? फोकस से, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस, तो इसकी क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये नियम है, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है, पैरेलल, ठीक, समांतर। बात समझ में आया? तुमने क्या बताया कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती है, और जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, किसके? मेन एक्सिस के। ठीक, तो अब नंबर 3 नियम समझिए। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं? अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो हम थ्योरी बोल रहे हैं, और थ्योरी को आप क्या करेंगे? कॉपी पे लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 3 नियम, जो प्रकाश की किरण इन्हीं नियमों के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे हम, देखना भी। जो प्रकाश की किरण प्यारे बच्चों दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, सेंटर से, और जो प्रकाश की किरण बच्चों दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? उसी माध्यम, जिस माध्यम से आती है उसी से वापस चली जाती है। ठीक, तो ये था तीसरा नियम, थर्ड नियम। ठीक, तो क्या पहला नियम हमने बताया कि दर्पण के किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है? फोकस से होकर जाती है। और नंबर 2 लाए ऐसे हमने बताया कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है वो मुक्त दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा हमने बताया कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है, वो दर्पण से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो बात क्लियर हुई ना? समझ में आ गया होगा? तो इसी तरह हम सीखते जाएंगे प्यारे बच्चों और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे प्रतिबिंब को बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब को कैसे हम बनाते हैं। धन्यवाद।